स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पिछले कुछ सालों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली डिसरप्ट हो चुका है। हर जगह डिस्टरबेंस है, चाहे रशिया यूक्रेन की तरफ जाएं, हम मिडल ईस्ट की तरफ जाएं, इंडिया USA एंड एवरीथिंग इज डिस्टर्ब, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी वो इंपोर्ट टाइमली नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये इशू सिर्फ हमारी कंट्री के साथ नहीं है, मोस्टली सभी कंट्रीज इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। और भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता। सो इन्हीं सब की वजह से जो रशिया यूक्रेन का इशू हुआ, तब बहुत सारे इश्यूज हुए कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, फ्यूल्स के इशू हुए। उसके बाद ट्रम्प ने लास्ट ईयर हमारे जो एक्सपोर्ट थे, जो USA के अंदर होते थे, उनके ऊपर टैरिफ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। और इसकी वजह से हमारे सारे के सारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा था। बट क्या आपको पता है कि एक ऐसा सेक्टर था जिसने इतने ज्यादा टैरिफ इंक्रीज होने के बाद भी पॉजिटिवली ग्रोथ किया है, और वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ट्रेड ऑर्डर कंप्लीटली डिसरप्ट होने के बाद भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने पॉजिटिवली बहुत ज्यादा ग्रो किया। सो आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे इतने ज्यादा टैरिफ इंक्रीज होने के बाद भी जहां पर अदर सेक्टर्स कंपीट भी नहीं कर पाए, वहां पर हमारे फार्मर्स ने, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने कैसे एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया। सो पहले हम एक डाटा देखते हैं कि हमारा जो 2025-26 में जो एक्सपोर्ट था वो एग्रीकल्चर के अंदर था $53.1 बिलियन, जो कि पिछले साल 2024 में, जबकि कोई टैरिफ इंक्रीज नहीं था, आसानी से चीजें इंपोर्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी, उस टाइम हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट था एग्रीकल्चर में वो था $52 बिलियन। और ग्रोथ रेट जो हमारी है वो है 2.3%। हमने लास्ट ईयर के कंपैरिजन, जबकि कोई बैरियर नहीं था, बैरियर होने के बावजूद हमने 2.3% की ग्रोथ की। ये काफी ज्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जितना भी हमारा अदर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 0.9% ग्रो हुआ है। मोस्टली सेक्टर्स डिक्लाइन हुए। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है बेटर देन एवर परफॉर्म किया है, जो कि था हमारा 2.3%। पहले के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया ग्रोथ इस बार पकड़ी है, जो कि था 2025-26। अब एक बार हम बात करते हैं कि ट्रम्प ने कितने टैरिफ्स लगाए थे और उसका इंपैक्ट किस किस सेक्टर पे हुआ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट आया कैसे। तो लास्ट ईयर हमारे ऊपर USA ने काफी ज्यादा हाई टैरिफ इंक्रीज कर दिए थे। स्टार्टिंग में ये टैरिफ 25% थे, उसके बाद इनको 50% कर दिया गया। फिर रिलेशन थोड़े सुधरे, बातचीत हुई, हमारे मिनिस्ट्रल मीटिंग्स हुई, उसके बाद इसको कम किया गया। पहले 18% कम किया गया इन टैरिफ को, उसके बाद 10%। और ये जो चेंज था, रिडक्शन इन द टैरिफ, ये फेजेस के अंदर हुआ था। बट इन टैरिफ्स की वजह से हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा था वो पहुंचा था हमारे फार्मास्यूटिकल्स को, रेडीमेड गारमेंट्स को, जेम्स एंड ज्वेलरीज, लेदर प्रोडक्ट, मैरीन प्रोडक्ट, स्पाइसेस, बासमती राइस, प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और मैरीन प्रोडक्ट्स। तो अब यहां पर इन टैरिफ्स की वजह से एक छोटा सा हम डाटा देखते हैं कि हमारा जो मैरीन एक्सपोर्ट था उसको कितना नुकसान पहुंचा। जो हम USA में मैराइन एक्सपोर्ट करते थे, जो हमारे सी फूड वगैरह हैं उनको एक्सपोर्ट करते थे, वो 2.7 बिलियन से घट करके 2.3 बिलियन आ गया। इतना ये कम हो गया था। उसके साथ साथ जो हमारे गारमेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये इनका एक्सपोर्ट जो था, एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट नेगेटिव में रहा है। अब बात करते हैं कि इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद जहां पर बड़े बड़े सेक्टर्स विदस्टैंड नहीं कर पाए, वहां पर एग्रीकल्चर कैसे ग्रो कर गया।
व्हाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट स्टिल ग्रो। तो यहां पर हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था, इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई जो थी डाइवर्सिफिकेशन डिवाइडेंड। अब ये डाइवर्सिफिकेशन डिविडेंड क्या है? ये टर्म आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी तो पेपर आने ही वाला है, नेक्स्ट ईयर आपसे पूछा जा सकता है या फिर मेंस में ये पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उठा करके देखेंगे तो यूपीएससी की हैबिट रही है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को वो देकर के उनकी डेफिनेशन पूछता है। तो पहले हम ये डाइवर्सिफिकेशन डिविडेंड जो है अपनाया इंडिया ने, इसका मतलब भी हम समझेंगे। पहले मैं ये थोड़ा कंटेक्स्ट इसका बता देती हूँ। यहाँ पर इंडिया ने क्या किया कि हमारे जो यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट होते थे एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा वहीं हो रहा था यूएसए, जिसकी वजह से भारी नुकसान भुगतना पड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर को। बट जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई डाइवर्सिफिकेशन डिविडेंड की, जहां पर इंडिया ने अपने आप को एक्सपेंड किया, अपने एक्सपोर्ट को एक्सपेंड किया, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूएसए पर ना रिलाई करके यूएसए के पास सप्लाई कम कर दी और सप्लाई इंक्रीज कर दी अदर कंट्रीज के पास, जो कि था चाइना, वियतनाम, जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया, बेल्जियम, रशिया, मलेशिया, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज। इसकी वजह से हमारी डिपेंडेंस जो थी अमेरिकन एक्सपोर्ट पर, वो बहुत बहुत कम हो गई। हमने अपना जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यूएसए का, उसको रिड्यूस करके हमने इसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया अदर कंट्रीज में। यही है डाइवर्सिफिकेशन डिविडेंड। डाइवर्सिफिकेशन डिविडेंड कहता है इट मींस द बेनिफिट और एडवांटेज गेन्ड बाय स्प्रेडिंग रिस्क अक्रॉस डिफरेंट मार्केट। कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो बेनिफिट है या जो आपको रिस्क भी हो रहा है, उसको स्प्रेड कर दो डिफरेंट मार्केट्स में, प्रोडक्ट्स में, सेक्टर में, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन वन सोर्स। एक के ऊपर रिलाय करने के बजाय डिफरेंट जगह पर अपने रिसोर्सेज को स्प्रेड कर दो, सो दैट कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर एक में प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप एक सेक्टर पे डिपेंड करोगे तो उस पर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, नुकसान है तो नुकसान। बट यहां पर यू हैव टू डिवाइड एंड यू हैव टू स्प्रेड योर रिस्क एंड बेनिफिट। दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन डिविडेंड। इसमें केस स्टडी में आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू यूएसए विच वाज स्प्रेडेड टू अदर कंट्रीज। अब हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का डाटा देखते हैं। सो यहां पर ये जो ग्रोथ रेट पकड़ा है 2.3%, ये कुछ बेसिक ड्राइवर्स की वजह से पकड़ा गया है जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट ग्रो किया है। सबसे पहला है हमारा मेरीन प्रोडक्ट्स, सी फूड। बेसिकली ये जो है सबसे, मतलब मैं कहूंगी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इसी की वजह से हुआ है। एक्सपोर्ट वैल्यू इसकी इंक्रीज हुई है 13.9% और ये आज पहुंच गई है 8.4+ बिलियन डॉलर्स। हमारे एक्सपोर्ट यूएसए में डिक्लाइन होने के बावजूद भी हमारे मेरीन प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट मिला है। और हमने इंपॉर्टेंट मार्केट्स, हमने मार्केट्स को सेलेक्ट किया, यूएसए को छोड़ करके हमने अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। चाइना, वियतनाम, जापान, थाईलैंड, बेल्जियम, कनाडा, यूके, हमने यहां पर इसको एक्सपोर्ट किया। और यहां पर हमारा जो ये मार्केट शिफ्ट था यूएसए से इन कंट्रीज में, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद सेकंड था बफलो मीट। बफलो मीट के अंदर भी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ 25.6% और इसकी वैल्यू रही 5.1 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुका है। और इसके मेजर बायर्स थे वियतनाम, इजिप्ट, मलेशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान। ये हुआ क्यों? बफलो मीट एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज हुआ? सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, हमारे यहां बेटर क्वालिटी थी कम प्राइस पर, और एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई ड्यू टू डिसरप्शन विद द यूएसए, जिसकी वजह से इंडिया को एक फर्स्ट हैंड मिला और उन्होंने अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया, स्पेसिफिकली इन दिस सेक्टर। इसके बाद एक कॉफी एक्सपोर्ट, मतलब ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और कॉफी फार्मर्स, जितने भी कॉफी ग्रोअर्स हैं, हमारे पास जो कॉफी ग्रो होती है, वी आर नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है,
एंड इंडियन कॉफी एक्सपोर्ट लास्ट ईयर क्रॉस $2 बिलियन। मतलब ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कॉफी एक्सपोर्ट $2 बिलियन एक्सीड कर चुका है। और इसके रीजन क्या रहे, क्यों हुआ ऐसा? सबसे पहले ग्लोबल शॉर्टेज हो गई कॉफी की। अब ये क्यों हुई? क्योंकि मेजर प्रोड्यूसर्स जो थे, जैसे आपका ब्राजील हो गया, वियतनाम हो गया, इन कंट्रीज से ग्लोबल मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी आती थी। यहां पर सीजनल चेंजेस होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्रॉप को बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से यहां प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम हुआ तो ग्लोबल सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा गिर गई और प्राइस शार्पली इंक्रीज हो गई। ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस शार्पली इंक्रीज करेंगे ही। तो यहां पर इंडिया को बेनिफिट मिला। इंडिया ने रोबस्टा कॉफी और इंस्टेंट कॉफी ब्लेंड्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। स्पेसिफिकली किन कंट्रीज में, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। स्पेसिफिकली ये आपका बढ़ा था इटली, जर्मनी, रशिया, यूएई एंड बेल्जियम, इन कंट्रीज के अंदर। तो यहां पर हमारी कॉफी की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेना चाहते हैं, ले लिया है, या 2027 के अंदर अपना ऑप्शनल सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर ऑप्शन ले हम, तो ये देर मत कीजिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शनल है। और ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको फॉरेस्ट सर्विसेज में भी हेल्प करेगा। अगर आप सीएससी के साथ साथ ही फॉरेस्ट सर्विसेज भी देना चाहते हो तो वहां पर भी दे सकते हैं एज अ सेकंड ऑप्शन लेकर के। पीसीएस वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और भी बहुत सारे पीसीएस ऐसे जहां पर अभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो वो स्टूडेंट भी इसको ले सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि एग्रीकल्चर का सिलेबस, जितने भी अदर ऑफिसर लेवल एग्जाम होते हैं, सब जगह सेम है। नाबार्ड का एग्जाम सेम है, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम का सिलेबस सेम है। तो आप एक ऑप्शन लेकर के मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और यहां पर सबसे खास बात ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है डबल धमाका सेल। तो यहां पर हमारे कोर्स पे अगर आप अभी ये माई लाइव कोड यूज करके आप कोर्स लेंगे तो ये 40,000 रुपीज का कोर्स आपको 50% ऑफ पर मिल जाएगा, साथ के साथ डबल वैलिडिटी। जो आपकी 1 साल की वैलिडिटी रहती है कोर्स की, वो 2 साल की हो जाएगी। और ये ऑफर जो है 15 मई को खत्म होने वाला है। आज 11 मई है, तो देर मत कीजिए और वेट मत कीजिए। कोर्स का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा। और अब आप किस चीज का वेट करें? अगर आपने 2027 को टारगेट करना है तो ये बहुत हाई टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑप्शन, चाहे आपका कोई भी ऑप्शन हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वो चैनल मैंने बंद कर दिया है, आप इसको ज्वाइन कीजिए @monica_yadav_agriculture। ये उस पर प्रोफाइल पिक मिल जाएगी आपको। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ नोट्स, रिवीजन नोट्स, रेगुलर करंट अफेयर अपडेट, एग्जाम के लिए अपडेट, सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर टारगेट कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो ये टेलीग्राम चैनल मिस मत कीजिएगा। सो ज्वाइन इट, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मैंने आपका कॉफी का बता दिया कि मेजर बायर्स जो है इटली, जर्मनी, यूएसए, यूएई एंड बेल्जियम। और ये बहुत ही ज्यादा प्राउडी मूवमेंट है हमारे लिए कि इतना ज्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है हमारा कॉफी में। इसके साथ साथ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये हमारा एक सनराइजिंग सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इसमें भी सिग्निफिकेंटली हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा है। स्पेसिफिकली पहले हम कुछ एक फ्रूट्स को ही सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, बट अब हमारा एक्सपोर्ट जो है ग्रेप्स में, मैंगोज में, बनाना में, पोमेग्रेनेट्स, अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट मार्केट्स है, हमारी मेन मार्केट है, वो कौन उभर करके आया है? यूएई, इराक, नीदरलैंड, बांग्लादेश एंड योर मलेशिया। यूएसए से हट करके हमने यहां पर अब इनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है एंड वी आर गेनिंग अ गुड प्रॉफिट देयर। यहां पर तो इन प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो कि मैंने आपको बताया, कॉफी हो गया, बफलो मीट हो गया, आपका मेरीन प्रोडक्ट्स हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो गए, इन सभी की वजह से हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ मिली है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अपार्ट फ्रॉम लॉट ऑफ टैरिफ्स एंड वेस्ट योर वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्बेंस। और यहां पर जो इंपोर्टेंट, ये तो हमने अभी एक्सपोर्ट की बात की,
जो कि पॉजिटिवली। अब हम कुछ इंपोर्ट ट्रेंड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम किन सेक्टर्स में लैग कर रहे हैं, क्योंकि अगर GS3 में ही आपका क्वेश्चन आता है तो ये एक वीडियो फुल फ्लेज्ड वीडियो है जहां पर आप केस स्टडी, एग्जांपल्स, डाटा सब कुछ यूज कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल इट एंड। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट ट्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा वेजिटेबल ऑयल। वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, हम इतना प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हैं जितना हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए सेल्फ सफिशिएंट। सो हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ ह्यूज क्वांटिटी में वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट हो रहा है बिकॉज आर डोमेस्टिक प्रोडक्शन आर इनएफिशिएंट। हमने कितना इंपोर्ट किया है? 169.4 लाख टन, जो कि $19.5 बिलियन वर्थ है। सो अब हमें मतलब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हमें सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा इन पे, वेजिटेबल ऑयल में, ताकि हम अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल कर सकें। और हमारा जो इंपोर्ट होता है, जो वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट है, वो स्पेसिफिकली है पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। इसके बाद पल्सेस। वेजिटेबल ऑयल और पल्सेस जो है, यही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। पल्सेस में अगेन एज यू ऑल नो, हमारा जो प्रोडक्शन है प्रीवियस ईयर से भी घट गया है। प्रीवियस ईयर जो हमारा प्रोडक्शन था पल्सेस का, उसके कंपैरिजन में इस साल काफी ज्यादा कम। डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है। हम सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं कि 80% जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीट ओनली 80% पल्स डिमांड, कि सिर्फ 80% पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं 20% पॉपुलेशन के लिए। तो हमें इन दो सेक्टर्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम ग्लोबली राइज करें, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा राइज करे। तो हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है हमारी क्रॉप्स को टुवर्ड्स वेजिटेबल ऑयल एंड पल्सेस। यहां पर तो ये तो बात थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, कैसे एक्सपोर्ट। अब यहां पर हम एक एनालिसिस देख लेते हैं कि ये जो आज की न्यूज थी, ये जिस आर्टिकल से उठाई गई है, इसके रिलेवेंस क्या है। देखो, हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है स्पेसिफिकली इन द एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है ये देखो, आप अगर ये आप वे फॉरवर्ड में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो और वहाँ पर आपसे कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैरिफ्स की वजह से या वर्ल्ड डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ रिलेशन डिस्टर्बेंस की वजह से एक्सपोर्ट घट गया, देन व्हाट यू हैव टू डू? सो व्हाट यू हैव टू डू? मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। आपको एक सोर्स पर रिलाई ना करके अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उसको स्प्रेड करना पड़ेगा। तो ये हम इंडिया ने इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ रेट पाई, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई किया, एक सोर्स पर डिपेंड ना रहने के बजाय। इसके साथ साथ वर्ल्ड डिस्टर्बेंस की वजह से ग्लोबल डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। स्पेसिफिकली सी फूड की डिमांड आज के टाइम में बहुत बढ़ रही है, कॉफी एंड मीट प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रांग होल्ड मिला एग्रीकल्चर में। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव रहे। क्यों रहे? एक तो क्वालिटी हमने इंप्रूव की, साथ के साथ प्राइसिंग एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमने कम रखी। सो वी बीट देम। सो हमारे प्रोडक्ट की जो, और साथ के साथ इंडिया ब्रांड को हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इन ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो उसकी वजह से भी हमें एक बेनिफिट मिला एंड कंट्रीज लुक्ड फॉर ऑल्टरनेटिव सप्लाई। ये जो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसकी वजह से ट्रेड शिफ्ट बहुत ज्यादा हो। कंट्रीज ने अपने स्पेसिफिक बायर्स पर रिलाई ना करके, जिनके पास से वो पहले खरीदते थे, उन पर रिलाई ना करके या उनसे डिस्टर्बेंस होने की वजह से दे लुक्ड फॉर ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स। अब वो इधर उधर जाने लगे कि भाई एक स्पेसिफिक जगह पर अगर हम स्टिक रहे, देन इन फ्यूचर वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम। सो कंट्रीज लुक्ड फॉर ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स। ये कोर एनालिसिस था इस टॉपिक का। तो ये जो है, ये आपकी GS3 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आप इसको एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक नहीं है, इकोनॉमिक्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, डिविडेंड, ये टर्म मत भूलिएगा, क्योंकि UPSC की हैबिट रही है इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेसिफिक टर्म्स को देकर के क्वेश्चंस पूछने की। तो इसमें GS3 में भी फ्रेम कर सकते हैं और यहाँ पर भी।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन स्टूडेंट्स से एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना है सो डोंट फॉरगेट कि सेल जो है सिर्फ 15 तारीख तक है, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कोर्स। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।